एवरीवन, वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 12th का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर ये आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स क्या होते हैं और इनकी जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विथ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो वैसे तो हेलो एल्केन्स की बहुत सारी रिएक्शंस पॉसिबल है, बट हमारे सिलेबस में हमें 3 टाइप की रिएक्शंस स्टडी करनी है। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन विथ मेटल्स। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो जैसे कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करती है और उसके साथ बॉन्ड बनाती है। तो हर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे हेलो एल्केन में जो हेलोजन एटम है वो रिप्लेस होता है एक न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, इसीलिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल कि हमने कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया है हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हेलो एल्केन को हम RX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो R जो है वो हमारा एल्काइल ग्रुप है और X हेलोजन एटम है। न्यूक्लियोफाइल को फ़िलहाल हम Nu नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर ये जो हेलोजन एटम है ये रिमूव होता है एज X नेगेटिव और उसकी जगह हमारा न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप के साथ बाइंड हो जाता है। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि R कौन सा एल्काइल ग्रुप है और Nu की जगह हमने कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिया है हमारा प्रोडक्ट अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो इसका हम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने R की जगह ले लिया CH3 CH2 इथाइल ग्रुप और X की जगह हमने Cl ले लिया। अब एक एग्जांपल जो न्यूक्लियोफाइल का हो सकता है वो है OH नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि OH नेगेटिव इस Cl को रिप्लेस करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2। अब यहाँ पे Cl की जगह कौन आ गया OH और Cl नेगेटिव बन के सेपरेट हो जाएगा। तो हमारा एक प्रोडक्ट तो हो गया इस केस में एल्कोहल। तो जैसे इस केस में एल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है वैसे ही अगर हम यहाँ पर अलग अलग न्यूक्लियोफाइल चेंज करते रहें तो हमें उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जिनके पास 2 अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं, मतलब कि वो 2 अलग अलग एटम्स के ज़रिए हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ बाइंड हो सकते हैं, लेकिन जब किसी एक बार में वो बाइंड होंगे तो किसी एक एटम के थ्रू बाइंड होंगे, बट पॉसिबिलिटी 2 की हो सकती है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है Cn नेगेटिव। अब Cn नेगेटिव जो है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें R के साथ कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और R के साथ नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। तो अब अगर हम इन दोनों को देखें तो है तो ये एक ही फॉर्मूला, बट पहले केस में कार्बन एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहे हैं
और दूसरे केस में नाइट्रोजन। तो इसीलिए हम Cn नेगेटिव को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। इसके अलावा हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी Cn नेगेटिव कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि RCN बनेगा, तो उसे हम कहेंगे साइनाइड या नाइट्राइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब भी Cn नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा यानी कि RNC बनेगा, तो उसको हम कहेंगे आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। Cn की ही तरह एक और एग्जांपल हमें सिलेबस में है NO2 नेगेटिव। तो NO2 एक तो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ सकता है, जब वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा RNO2 जिसे हम कहेंगे नाइट्रोएल्केन, और जब वो O के थ्रू जुड़ेगा तो बनेगा RONO। इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे एल्काइल नाइट्राइड। तो इस पर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि हमें अगर आइसोसाइनाइड बनाना है तो हम क्या यूज़ करें। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर हमें RCN बनाना है तो हमें जो रिएजेंट लेना है वो KCN लेना है, और अगर हमें RNC बनाना है तो हमें रिएजेंट लेना है AgCN। यानी जब हम रिएजेंट KCN लेंगे तो प्रोडक्ट RCN बनेगा, मतलब कि नाइट्राइल, और जब हम AgCN लेंगे तो प्रोडक्ट RNC बनेगा, दैट इज़ आइसोसाइनाइड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरह से हमें अगर नाइट्रोएल्केन बनाना है तो हमें रिएजेंट लेना है KNO2, और अगर हमें ONO बनाना है तो हम लेंगे AgNO2। अब अगर हमें RNO2 बनाना है, मतलब कि नाइट्रोएल्केन, तो उसके लिए हमें रिएजेंट लेना होगा AgNO2, और अगर हमें RONO प्रोड्यूस करना है, मतलब कि नाइट्राइट, तो उसके लिए हम रिएजेंट लेंगे KNO2। तो ये रिएजेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर साइनाइड बनाना है तो हमें KCN लेना है, और अगर हमें RNC बनाना है, मतलब कि आइसोनाइट्राइल, तो हम रिएजेंट लेंगे AgCN। तो ये जो 4 रिएजेंट्स हैं और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हमने बात की थी, ये जो रिएक्शन है, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, आगे बढ़ती है, तो ये 2 अलग अलग तरीक़ों से या 2 अलग अलग पाथवेज के थ्रू आगे बढ़ सकती है, जिसे हम मैकेनिज़्म कहते हैं। मैकेनिज़्म का मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज प्रोग्रेस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये 2 पॉसिबल पाथवेज से आगे बढ़ सकती है, यानी कि इसके 2 अलग अलग मैकेनिज़म्स हैं। इन मैकेनिज़म्स का नाम है, फर्स्ट टाइप इज़ SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, एंड सेकेंड वन इज़ SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, SN1 मैकेनिज़्म तब होगा जब हम रिएक्शन के लिए टर्शियरी हेलोएल्केन यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम रिएक्शन में टर्शियरी हेलोएल्केन यूज़ कर रहे हैं तो मैकेनिज़्म होगा SN1, और अगर हम प्राइमरी हेलोएल्केन यूज़ कर रहे हैं तो मैकेनिज़्म होगा SN2। इसके बाकी कुछ जनरल पॉइंट्स हैं कि जब हम सॉल्वेंट पोलर लेते हैं तो SN1 मैकेनिज़्म फेवर होता है, और अगर हम हेलोएल्केन को स्टेरिकली हिंडर्ड ले रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जो कार्बन हेलोजन से लगा है, अगर उसके आसपास बल्की ग्रुप्स हैं,
बल्कि मतलब थोड़े लार्ज ग्रुप्स हैं, तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे स्टेरिकली हिंडर्ड। जब भी हम इस टाइप का हेलो एल्केन लेते हैं तब भी SN1 मैकेनिज्म फेवर होता है। बिल्कुल इससे ऑपोजिट, जब हम सॉल्वेंट नॉन पोलर लेते हैं और हेलो एल्केन अनहिंडर्ड लेते हैं। अनहिंडर्ड का मतलब क्या होगा कि ये कार्बन जो हेलोजन से लगा है इसके आसपास बहुत छोटे ग्रुप हैं जैसे कि हाइड्रोजन, तो अब हम इस कार्बन को अनहिंडर्ड कहेंगे। तो ऐसे केस में SN2 मैकेनिज्म फेवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो अभी हमने देखा कि जब टर्शरी हेलो एल्केन लेंगे तो SN1 फेवर करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है कि टर्शरी हेलो एल्केन सबसे आसानी से रिएक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी जो है सबसे डिफ़िकल्टी से SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं। बिल्कुल इससे ऑपोजिट SN2 के लिए सबसे ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करने वाले प्राइमरी हैं और सबसे डिफ़िकल्टी से टर्शरी। ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इस पॉइंट का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। मान लीजिए अब हमारे पास टर्शरी हेलो एल्केन्स हैं, लेकिन एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है और एक में आयोडीन है। तो क्योंकि जो RI वाला बॉन्ड है वो सबसे वीक होता है, हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था, तो ये बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होगा और इसकी रिएक्टिविटी, आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। SN2 के लिए भी सेम ऑर्डर फॉलो होता है, क्योंकि चाहे SN1 मैकेनिज्म हो चाहे SN2 हो, इस बॉन्ड का ब्रेक होना ज़रूरी है। इसीलिए जब हम हेलोजेंस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं तो वो SN1 और SN2 के लिए सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो SN1 मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जबकि SN2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। जब SN1 मैकेनिज्म ख़त्म होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके 2 आइसोमर्स इक्वल अमाउंट में बनते हैं, जिसमें से एक टाइप के प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, या हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में अपोजिट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं 50% इन्वर्जन, क्योंकि सिर्फ 50% प्रोडक्ट ही इन्वर्ट हो रहे हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन में। बचे हुए जो 50% है उनका कॉन्फ़िगरेशन, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेम रहती है, इसलिए उसको हम कहेंगे 50% रिटेंशन। तो SN1 मैकेनिज्म के लास्ट में हमें 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन देखने को मिलता है, जबकि SN2 मैकेनिज्म में जितने भी प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो चुका होगा, जिसको हम कहते हैं 100% इन्वर्जन। अब ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, वो जब हम मैकेनिज्म का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसके बाद तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन हेलो एल्केन ओनली, यानी जब SN1 मैकेनिज्म होता है तो उस केस में रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट है, वो सिर्फ हेलो एल्केन पे ही डिपेंड करती है। तो क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्पीशीज़ पे डिपेंड करती है, इसलिए हम उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, और इसी वजह से SN के बाद 1 आता है। ये 1 यूनिमॉलिक्यूलर रिप्रेजेंट करता है। इससे बिल्कुल अपोजिट जब हम SN2 की बात करते हैं तो SN2 की जो स्पीड है वो हेलो एल्केन पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों पे डिपेंड करती है। तो क्योंकि वो 2 स्पीशीज़ पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम लिखते हैं बायमॉलिक्यूलर, मतलब कि SN2। नेक्स्ट पॉइंट, SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक शो नहीं करता, जबकि SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल हमारे हेलो एल्केन पे अटैक करता है तो उसके अटैक को हम कहते हैं बैक साइड अटैक। तो ये बैक साइड अटैक का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा जो कार्बन हेलोजन से लगा हुआ है, ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आता है SN2 मैकेनिज्म में,
तो ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड से आता है एज़ कम्पेयर टू हेलोजन। जिस डायरेक्शन में हेलोजन लगा होगा उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, इसीलिए इसको हम कहते हैं बैक साइड अटैक। तो इस तरह का बैक साइड अटैक सिर्फ SN2 में होता है, नॉट इन SN1। नेक्स्ट पॉइंट इज इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड। इसमें जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो बीच में कार्बोकटायन बनता है, जबकि SN2 में कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है। तो अब एक जनरल रिएक्शन हमने दोनों की रिप्रेजेंट की है। आप देख सकते हैं SN1 के केस में हमने यहाँ पे टर्शरी हेलो एल्केन लिया है, इसलिए हम इसको SN1 मैकेनिज्म के थ्रू कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा हेलो एल्केन है वो है प्राइमरी, तो इसलिए ये जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो ये SN2 से होगी, और ये वाली रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो SN1 से होगी। तो आई होप ये सारे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं SN1 और SN2 के बीच में आपको समझ आए होंगे। अब हम मैकेनिज़्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं SN2 मैकेनिज़्म। तो SN2 मैकेनिज़्म में क्या होता है, देखिए ये हमारा प्राइमरी हेलो एल्केन है। अब इसमें ब्रोमीन जिस साइड में है उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं बैक साइड अटैक। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो 3 हाइड्रोजन एटम है और ये जो ब्रोमीन एटम है ये रीअरेंज होंगे। तो ऊपर का हाइड्रोजन तो एज इट इज़ रहा, जो ये दोनों हाइड्रोजन एटम है ये थोड़े से शिफ्ट होके इस तरह से आ जाते हैं, और जो हमारा ब्रोमीन और OH है ये बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट रहते हैं 180 डिग्री पर। तो ये जो बीच की स्टेट हमें दिखाई दे रही है जिसमें कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और कार्बन और OH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद जैसे ही ब्रोमीन एटम थोड़ा सा और दूर होता है वो सेपरेट हो जाता है एज Br नेगेटिव, और हमारा जो OH है उसका बॉन्ड कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है, तो वो बन जाता है COH। अब आप क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि OH अपोजिट साइड से आ रहा है, इसीलिए जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे हेलो एल्केन के कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। इसमें हेलो एल्केन में जो नेगेटिव पार्ट था वो राइट की तरफ लगा होगा, तो हमारे प्रोडक्ट में नेगेटिव पार्ट लेफ़्ट की तरफ लगा होगा। तो इसी को हम कहते हैं 100% इन्वर्शन, जो हमने डिफरेंस में देखा था। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली स्टेप है उसमें हेलो एल्केन भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इस रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और इसीलिए हम इसको कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर, मतलब कि SN2। अब SN1 मैकेनिज्म देखेंगे। SN1 मैकेनिज्म की पहली स्टेप में सिर्फ हेलो एल्केन ही इन्वॉल्व होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर बैक साइड अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे कार्बन के अराउंड बड़े बड़े ग्रुप्स, बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है जो उसको आने से रोकते हैं। इसीलिए इस केस में पहले जो हमारा हेलोजन है वो कम्प्लीटली रिमूव होगा। जब पहली स्टेप में हेलोजन रिमूव हो जाएगा तो वो Br नेगेटिव बनेगा, और क्योंकि अब कार्बन की सिर्फ 3 ही वैलेंसीज हैं और ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, इसलिए यहाँ पर हमारा कार्बोकटायन फॉर्म होता है। अब ये जो कार्बोकटायन है ये हमेशा प्लेनर होता है, ये हमने क्लास 11th में भी स्टडी किया है। तो ये हमारी पहली स्टेप थी, और पहली स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होती है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब ये कंसेप्ट हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्लो स्टेप होती है उसी पर रेट डिपेंड करता है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज़ रेट डिटरमाइनिंग, और उसमें हमारा सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, दैट इज़ हेलो एल्केन, और इसीलिए इस मैकेनिज़्म की जो स्पीड है या रेट है वो सिर्फ हमारे हेलो एल्केन पर डिपेंड करेगी, और इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर, मतलब SN1। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। जो सेकेंड स्टेप में हमारा कार्बोकटायन बना है
उस पर फाइनली अब आसानी से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। बट क्योंकि हमारा कार्बोकेटायन प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों तरफ से इक्वली अटैक कर सकता है, और इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसके दो स्टीरियो आइसोमर्स का हमें 50% रेशियो मिलता है, 50-50। जब OH उसी साइड से अटैक करेगा जिस साइड से हमारा ब्रोमीन गया है तो उसको हम कहेंगे 50% रिटेंशन। देखिए ब्रोमीन हमारा राइट में था, यहाँ पे OH भी राइट में है, तो हम कहेंगे 50% रिटेंशन। और अगर मान लीजिए OH अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसमें OH अपोजिट साइड होगा एज़ कम्पेयर टू Br, तो उसको हम कहेंगे 50% इन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं। अब जो SN1 और SN2 मैकेनिज़म्स हैं उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन एसिमेट्रिकल कार्बन और विच इज़ कॉल्ड एज स्टीरियो सेंटर। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर किसी भी कंपाउंड में कम से कम एक ऐसा कार्बन एटम है जिसकी चारों वैलेंसीज यानी चारों बॉन्ड्स अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से लगे हैं, यानी चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है एक दूसरे से, भाई यहाँ पर A लगा है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, मतलब ये हमने सिर्फ जनरल रिप्रेजेंटेशन लिया है, लेकिन ये चार अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इस कार्बन को हम कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, और ऐसा कार्बन जिस भी कंपाउंड में होगा उस कंपाउंड को हम कहते हैं कायरल कंपाउंड्स, ठीक है, जो बिल्कुल अनसिमेट्रिकल होते हैं। कार्बन एटम विच इज़ अटैच्ड टू 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें जो सेंट्रल कार्बन है उसकी एक वैलेंसी है H, दूसरी वैलेंसी है Cl, तीसरी है C2H5, चौथी है CH3, यानी चारों डिफरेंट है, इसलिए इस कार्बन को हम कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, और ये जो पूरा कंपाउंड होगा इसको हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल। जबकि अगर हम इस दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो इसमें जो ये सेंट्रल कार्बन है इसकी दो वैलेंसीज एक जैसी है, H H, इसीलिए इसे हम ए कायरल कहेंगे क्योंकि ये एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं होगा। तो एग्ज़ाम्स में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कंपाउंड देकर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कंपाउंड कायरल है या नहीं है, तो आपको सिर्फ जो ये एसिमेट्रिक कार्बन है इसका पता लगाना है। अगर उसमें एसिमेट्रिक कार्बन है तो वो कायरल होगा, अगर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो वो ए कायरल होगा। अब हम कायरल ए कायरल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे लिए जो कायरल कंपाउंड्स हैं वो काम के हैं। जितने भी कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा 2 स्टीरियो आइसोमर्स मिनिमम प्रोड्यूस करते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर हम इन दो कंपाउंड्स को देखें, एक ये दो, तो इनका ओवरऑल फॉर्मूला भी सेम है, बॉन्ड्स भी सेम है, लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखें तो वो डिफरेंट है। और अगर आप ध्यान से रिलेशन देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, और इसमें जो सेंट्रल कार्बन है इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि ये 2 आइसोमर्स हैं एक कायरल कंपाउंड के, ठीक है। तो ऐसे 2 स्टीरियो आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी एक दूसरे की, उनको हम कहते हैं एनाइंशियोमर्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनाइंशियोमर्स। तो यहाँ ऊपर भी हम देख सकते हैं कायरल कंपाउंड फॉर्म्स 2 स्टीरियो आइसोमर्स कॉल्ड एज एनाइंशियोमर्स, ठीक है। अब क्योंकि 2 एनाइंशियोमर्स बन रहे हैं तो उसमें से कोई एक एनाइंशियोमर का नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और सिंपली डेक्स्ट्रो आइसोमर, और दूसरे आइसोमर का नाम होता है लीवो रोटेटरी और लीवो आइसोमर। तो
हम स्ट्रक्चर को देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है, इसीलिए हम अपने मन से किसी भी एक को डेक्स्ट्रो और एक को लीवो कह सकते हैं। अब जो डेक्स्ट्रो आइसोमर है उसको हम नाम से पहले प्लस लगाकर भी रिप्रेजेंट करते हैं और लीवो को सामने माइनस लगाकर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जो कायरल कंपाउंड्स हैं उनके दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनको हम एनेंटियोमर्स कहते हैं। उसमें से एक होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लीवो। डेक्स्ट्रो को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, लीवो को माइनस से। और एक और बात, एनेंटियोमर्स को ही हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है रेसिमिक मिक्सचर एंड रेसिमाइजेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है ऐसा मिक्सचर जिसमें किसी भी कंपाउंड के डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर के इक्वी मोल्स प्रेजेंट हो, मतलब कि सेम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो। यानी कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है और उसमें अगर 5 मोल्स डेक्स्ट्रो है और 5 मोल लीवो है, तो हम इस मिक्सचर को कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। अगर 1 मोल है दोनों के तो तब भी हम उसको कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। बस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोल्स इक्वल होने चाहिए, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्मेशन को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। अगर किसी प्रोसेस से या किसी रिएक्शन से रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रेसिमाइजेशन। अब ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है इसको हम प्लस और नीचे माइनस दोनों एक साथ लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसमें डेक्स्ट्रो आइसोमर भी है और लीवो आइसोमर भी है। तो जैसे ब्यूटेन टू ऑल है, तो ब्यूटेन टू ऑल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं 4 कार्बन और सेकेंड पोजीशन पे OH, तो अगर हम इस कार्बन को देखें जिस कार्बन से OH लगा है तो वो एसिमेट्रिक कार्बन होगा, क्योंकि एक जगह CH3 है, एक जगह C2H5 है, एक जगह H है और एक जगह OH है। तो जब इसका इक्विमोलर मिक्सचर हम डेक्स्ट्रो और लीवो का लेंगे तो हम उसके नाम के सामने प्लस माइनस एक साथ लगा देंगे। तो प्लस माइनस एक साथ जब लगा हो तो उसका मतलब है कि वहाँ पर दोनों आइसोमर्स इक्वल अमाउंट में हैं, दैट इज़ इट इज़ अ रेसिमिक मिक्सचर। तो अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब भी SN1 मैकेनिज़्म होता है, जब भी SN1 मैकेनिज़्म होता है और ऐसे केस में अगर हमारा शुरुआत का हेलो एल्केन कायरल हुआ, ठीक है, जैसे कि यहाँ जो एग्जांपल है अगर आप देखेंगे तो ये हेलो एल्केन टर्शरी है क्योंकि SN1 टर्शरी के साथ होता है, और कायरल है क्योंकि चारों वैलेंसीज इस कार्बन की डिफरेंट है। तो उससे 2 आइसोमर्स बनेंगे, कोई एक होगा डेक्स्ट्रो और एक होगा लीवो, और दोनों का अमाउंट कैसा होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम शुरुआत में कायरल हेलो एल्केन ले रहे हैं तो लास्ट में हमें जो मिक्सचर मिलेगा वो डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर होगा, मतलब कि वो होगा रेसिमिक मिक्सचर। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि SN1 मैकेनिज़्म से हमेशा रेसिमाइजेशन होता है अगर हमारा शुरुआत का हेलो एल्केन कायरल है। लेकिन हाँ, ये भी बात हमें याद रखनी है कि अगर हमारा ये वाला हेलो एल्केन कायरल नहीं हुआ तो फिर उसे हम रेसिमाइजेशन नहीं कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि SN1 में रेसिमाइजेशन क्यों होता है, तो आप उसका रीज़न यही देंगे बिकॉज SN1 मैकेनिज़्म इन्वॉल्व्स 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन, इसलिए वहाँ पे हमें 50-50 मिक्सचर मिलता है दोनों एनेंटियोमर का। आगे बढ़ते हैं, तो आज की क्लास पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको 2 कंपाउंड्स 2 हेलो एल्केन्स दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा हेलो एल्केन SN1 रिएक्शन फास्टर शो करेगा। तो इसके लिए हमारा वो कंसेप्ट था कि टर्शरी फास्टेस्ट होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी SN1 के लिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, पहले वाले कंपाउंड में जिस कार्बन से हमारा हेलोजन लगा है
वो कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये होगा प्राइमरी। जबकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इन दोनों से, इसलिए ये हुआ सेकेंडरी। तो हमेशा सेकेंडरी क्योंकि फास्टर होता है SN1 में, इसलिए हमारा आंसर होगा ये कंपाउंड। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ कंपाउंड का ये जो फॉर्मूला है ये लिख देना है और कुछ नहीं। अगर आपसे पूछा है वाई, तब आप कहेंगे कि SN1 में ये ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, इसीलिए। अगर यहाँ पे जैसे वाई नहीं पूछा है तो आप सिर्फ ये कंपाउंड का फॉर्मूला लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बस इसमें SN1 की जगह SN2 हो गया। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ये है प्राइमरी और ये है टर्शरी। तो SN1 में हमेशा प्राइमरी सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो हमारा आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, आपको दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, इसमें से आपको कायरल पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? हमेशा जिस कार्बन से हेलोजन लगा होगा हमें उसको देखना है। तो यहाँ पर इस कार्बन से एक है CH3 अटैच, एक है C2H5 अटैच, एक है Cl, और जो एक वैलेंसी नहीं दिखाई दे रही वो है H, यानी कि चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। तो हमारा कायरल मॉलिक्यूल यही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो ये कार्बन, इस पे 2 H लगे हुए हैं, तो क्योंकि दो वैलेंसी सेम है तो ये कायरल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन CH3Br रिएक्ट्स विथ KCN। तो अभी मैंने आपको बताया था जब हम KCN लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है इस तरह से, जिसको हम कहेंगे मिथाइल, और CN जब होता है तो उसको हम कहते हैं साइनाइड। ठीक है, तो आपको रिएक्शन लिखनी है और लिखना है कि मिथाइल साइनाइड विल बी फॉर्म्ड, 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वियस KOH। अब ये देखिए, इथाइल क्लोराइड होता है C2H5Cl प्लस जब हम KOH लेंगे तो यहाँ पर ये जो KCl है ये अलग हो जाएगा और Cl की जगह OH न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट क्या बना? इथाइल के साथ लग गया OH, यानी कि इथाइल एल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। अब ये दो क्वेश्चंस फिर से SN2 फास्टर वाला है, 6 क्वेश्चन ये आपके लिए मैं खुद छोड़ता हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 7th, इसमें उन्होंने SN1 या SN2 नहीं बोला, उसकी जगह वर्ड यूज़ किया है हाइड्रोलाइसिस। और आपको पहचानना है कि इस कंपाउंड में से और इस कंपाउंड में से कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। तो जब भी हाइड्रोलिसिस की बात हो तो हमें क्या करना होता है, हमें दोनों कंपाउंड के कार्बोकैटायन फॉर्म करके ये देखना होता है कि किसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। जिस कंपाउंड का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी हाइड्रोलाइज और इजीली हाइड्रोलाइज होगा। तो ये कैसे देखा जाएगा? ये जो पहला कंपाउंड है इसमें जहाँ हेलोजन है वहाँ से आप हेलोजन हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 CH पे क्योंकि Cl लगा था तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर CH2 CH3, यानी जहाँ हेलोजन था वहाँ से हेलोजन हटा के उस कार्बन पे आप पॉजिटिव लगाएंगे। अब अगर हम इस कार्बोकैटायन को देखें तो ये जो कार्बोकैटायन है ये 2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, इसलिए ये होगा सेकेंडरी। इसी तरह से अगर हम दूसरे को देखें, ये वाला जो कंपाउंड है, तो इसका कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? यहाँ पे Cl यहाँ लगा है तो Cl हटा के इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 और CH2 पॉजिटिव। तो अब अगर मैं इस कार्बोकैटायन को देखूं तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली लगा है, मतलब कि प्राइमरी। और हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये कंपाउंड बना रहा था सेकेंडरी और ये कंपाउंड बना रहा है प्राइमरी, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये कंपाउंड होगा। आप कहेंगे CH3 CH Cl CH2 CH3 विल बी
more easily hydrolyzed. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. सजेस्ट अ पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. NBuBr plus KCN gives NBuBCN B NBuCN. अब यहाँ पर ये जो N है, सबसे पहले तो इसका मतलब होता है नॉर्मल, मतलब कि स्ट्रेट चेन, यानी जितने भी कार्बन हैं वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं. और Bu इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्यूटाइल. Bu जो है वो होता है ब्यूटाइल. इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 कार्बन है और चारों स्ट्रेट चेन में अरेंज है इस तरीके से. और लास्ट में क्या लगा है, Br. ठीक है. तो अब अगर मैं जो कार्बन Br से डायरेक्टली लगा है उसे देखूं तो ये हुआ प्राइमरी. तो क्योंकि इस केस में हमारा हेलोएल्केन प्राइमरी है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मैकेनिज्म होगा ये SN2 होगा. तो जिस तरह से अभी हमने SN2 मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट किया था, आपको इस एग्जाम्पल को लेके उसे रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा मेन कार्बन होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, उसके साथ Br लगा है. फिर हम देखेंगे कि उसके साथ क्या क्या और जुड़ा हुआ है. तो उसके साथ टेट्राहेड्रली आपको ड्रॉ करना है. 2 जगह तो हाइड्रोजन जुड़े थे और एक जगह 3 कार्बन का ग्रुप था. तो 3 कार्बन का ग्रुप हमेशा होता है C3H7, मतलब प्रोपाइल ग्रुप. तो इस तरह से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है. और जो बाकी का रिप्रेजेंटेशन है वो आपको हमने क्लास में बता ही दिया है. उसी तरह से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर होगा CN नेगेटिव. तो CN नेगेटिव यहाँ पे बैक साइड अटैक शो करेगा और फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा. तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हैं. तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए. थैंक यू.